तो क्या 71 साल की ममता बनर्जी को अपनी पार्टी और अपनी व्यक्तिगत सीट की हार पच नहीं रही है? क्या शुवेंदु अधिकारी अब ममता बनर्जी की आंखों की वो किरकिरी बन गए हैं जिसे हर हाल में ममता बनर्जी खत्म कर देना चाहती है? चुनावी नतीजों को अस्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने से तो इनकार कर ही दिया है, क्या अब वो जनता के मैंडेट से बनने वाली नई सरकार को अपनी हिंसा की ताकत से धमकाने की कोशिश कर रही हैं? क्योंकि शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या दिन दहाड़े जिस तरह से की गई है, वो पश्चिम बंगाल के गुंडा सिंडिकेट के एज ओल्ड पैटर्न को ही दिखाता है, जिसके जरिए पिछले 15 वर्षों से बेखटक ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की कुर्सी और सत्ता पर कब्जा करके रखा था। तो सवाल यह है कि 6 मई को भाजपा के सबसे बड़े पश्चिम बंगाल के नेता और ममता बनर्जी को लगातार 2 विधानसभा चुनावों में घर में घुसकर हराने वाले शुवेंदु अधिकारी के पीए का कत्ल कर दिया गया। लेकिन क्या साजिश सिर्फ पीए के कत्ल तक थी या बात उससे कहीं आगे की है? सवाल यह भी है कि क्या सिर्फ ये एक हत्या तक सीमित बात है या उससे आगे जाकर पूरे पश्चिम बंगाल को दंगों की आग में झोंकने की कहानी है? इस वीडियो में इसी कहानी को समझने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑफ इंडिया। पश्चिम बंगाल का यह विधानसभा चुनाव हालिया इतिहास का सबसे शांत चुनाव था। चुनाव आयोग ने बताया कि चुनाव की पूरी प्रक्रिया के दौरान एक भी हत्या नहीं हुई, कहीं कोई बड़ा दंगा फसाद नहीं हुआ और 4 मई को नतीजे आने के बाद भी छिटपुट झगड़ों के अलावा कोई और बड़ी हिंसा देखने को नहीं मिली। यूं लगा कि जिस बदलाव की चर्चा पूरे चुनावों के दौरान होती रही, एक झटके में वो बदलाव पश्चिम बंगाल ने हासिल कर लिया। लेकिन फिर आई 6 मई की तारीख। पूरे पश्चिम बंगाल की फिजाओं में अब यह सवाल तैर रहा था कि अब कैबिनेट कैसी होगी, मुख्यमंत्री कौन होगा, भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार का रोड मैप क्या होगा और टीएमसी के गुंडों का भविष्य क्या होगा। लेकिन जैसे जैसे शाम ढलने को हुई, एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कई लोगों के कत्ल की खबरों ने सबको सन्न कर दिया और सवाल खड़ा हुआ कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। तो एक बात बहुत स्पष्ट है कि इस सब के पीछे टीएमसी और ममता बनर्जी के द्वारा 15 वर्षों से पोषित माफिया इकोसिस्टम ही है, जो चुनावों में हार को बर्दाश्त कर पाने में असफल है। इसमें हर वो एलिमेंट शामिल है जो पूरे भारत में दंगे करवाकर अनरेस्ट क्रिएट करने की ख्वाहिश रखता है। तो 6 मई के इस कत्लेआम की कहानी को समझने के लिए पहले आपको एक बार के लिए 2021 के पोस्ट पोल वायलेंस के पैटर्न को याद करने की जरूरत है। किस तरह से टारगेट करके भाजपा से जुड़े लोगों के खिलाफ हमले किए गए, उसमें सिर्फ आपराधिक नहीं बल्कि आतंकी स्लीपर सेल का पूरा नेटवर्क इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद मुर्शिदाबाद से लेकर पूरे बंगाल में हुए वक्त के दौरान प्रोटेस्ट के नाम पर हुई हिंसा को याद करना चाहिए। उसमें कौन से एलिमेंट शामिल थे और उनका बांग्लादेश के साथ क्या संबंध था, और उसके बाद शुवेंदु अधिकारी के ऊपर व्यक्तिगत हमलों को देखना होगा। आपको 5 अगस्त 2025 की घटना देखनी होगी। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में शुवेंदु अधिकारी ममता राज में महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराधों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। तभी एक काफिले में चल रही उनकी गाड़ी पर घात लगाकर हमला किया गया। गाड़ी बुलेट प्रूफ थी, इसलिए केवल कांच पर हल्का फुल्का असर हुआ। लेकिन उसके बाद शुवेंदु अधिकारी की तरफ से कहा गया कि अभिषेक बनर्जी के इशारे पर टीएमसी सरकार के मंत्री उदयन गुहा और कूच बिहार के एसपी उन्हें मार देना चाहते हैं। शुवेंदु का बयान आया कि मैं इसका बदला लूंगा, उन्होंने हमें मारने के लिए हम पर हमला किया है। पुलिस अधीक्षक और उदयन गुहा ने अभिषेक बनर्जी के निर्देशों के आधार पर इस हमले की साजिश रची। एसपी ने कहा है कि हमले के पीछे के बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उदयन गुहा वो पहला व्यक्ति होना चाहिए जिसे पुलिस गिरफ्तार करे। वो बात बीत गई। बात आई 10 जनवरी 2026 की। पश्चिम मेदिनीपुर में शुवेंदु अधिकारी का एक कार्यक्रम था, वहां पर भी उनके ऊपर हमला किया गया। आरोप लगा कि पुलिस वहां मौजूद थी, लेकिन उसने कुछ नहीं किया क्योंकि हमला करने वाले टीएमसी के लोग थे और पुलिस उनसे मिली हुई थी। अब इसके बाद विधानसभा चुनावों के प्रचार के दौरान आइए, कई मौकों पर भवानीपुर से लेकर पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में शुवेंदु अधिकारी पर हमला किया गया। उन लोगों पर हमला किया गया जो शुवेंदु अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार कर रहे थे, उनका समर्थन कर रहे थे। इन सबको जनता चुपचाप देख रही थी। 2021 में नंदीग्राम में शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हरा दिया था। सवाल था कि क्या 2026 में ही ऐसा होगा, और जनता जो सब कुछ चुपचाप ये सब कुछ देख रही है, क्या 2026 में भी वो ममता बनर्जी के हाथों में सत्ता निरंकुशता के हाथों में दे देने वाली है? 29 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान हुआ और 4 मई को वो हो गया जिसकी शायद किसी को कोई भी उम्मीद नहीं थी। दोपहर तक
टीएमसी का सफाया हुआ और रात होते होते ममता बनर्जी अपनी खुद की सीट एक बार फिर से भवानीपुर की सीट शुवेंदु अधिकारी के सामने 15,000 वोटों से हार चुकी थी। ममता बनर्जी काउंटिंग सेंटर से निकली और कोप भवन में जाकर बैठ गई। ऐलान किया कि मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगी। सवाल यह था कि ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा था कि मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगी, ऐसा कह सके एक सिटिंग मुख्यमंत्री जो भारत के संविधान के तहत शपथ लेकर के 3 बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्रित्व को निभा चुका हो। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के समर्थक खुश थे, शुवेंदु अधिकारी के समर्थक और भी ज्यादा खुश थे। ये वो लड़ाई थी जिसे लड़ना तक एक वक्त पर नामुमकिन दिख रहा था, लेकिन आज उस लड़ाई को न सिर्फ लड़ा गया बल्कि जीत लिया गया। और उस पूरे घटनाक्रम के दौरान एक व्यक्ति था जो शुवेंदु के साथ परछाई की तरह रहा था। उसी का नाम था चंद्रनाथ रथ। चंद्रनाथ का जन्म पूर्व मेदिनीपुर जिले के चंडीपुर गांव में हुआ था। उनका परिवार लंबे समय से स्थानीय राजनीति में जुड़ा हुआ था। उनकी मां हासी रथ पंचायत स्तर पर सक्रिय रही थी। शुवेंदु अधिकारी के परिवार और चंद्रनाथ रथ के परिवार का रिश्ता भी काफी पुराना बताया जाता है। रथ की शुरुआती पढ़ाई रामकृष्ण मिशन के स्कूल में हुई। जवान होने के बाद उन्होंने भारतीय वायुसेना ज्वाइन की। करीब 20 साल तक एयरफोर्स में सेवा देने के बाद उन्होंने प्रशासनिक और ऑपरेशनल कामकाज में अनुभव हासिल किया और वॉलंटरी रिटायरमेंट के बाद 2019 में शुवेंदु अधिकारी के साथ जुड़ गए। 2020 में जब शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी छोड़कर भाजपा ज्वाइन की, तब बतौर सहायक यानी पीए चंद्रनाथ रथ भी उनके साथ आ गए। बताने वाले बताते हैं कि रथ सिर्फ पीए भर नहीं थे, बल्कि रणनीतिक से लेकर संगठनात्मक रूप में कई अहम जिम्मेदारियां संभालते थे। एक तरह से अगर कहें तो शुवेंदु अधिकारी की आंख, नाक और कान थे रथ। भवानीपुर की लड़ाई और जीत के दौरान अगर शुवेंदु सामने से सब कुछ मैनेज कर रहे थे, तो चंद्रनाथ ने बैकएंड का सारा काम संभाल रखा था। यानी इस जीत की गाड़ी के मालिक अगर शुवेंदु अधिकारी थे, तो उस ड्राइवर की कुर्सी को पूरी जिम्मेदारी से चंद्रनाथ रथ ने संभाला हुआ था। और सवाल यहीं से खड़ा होता है कि आखिर एक ऐसे व्यक्ति को मारने की हिम्मत कौन दिखा सकता है जो आने वाले दिनों में सत्ता की सबसे ताकतवर कुर्सियों में से एक का सबसे करीबी रहने वाला है। क्या कोई सामान्य गुंडा ऐसा कर सकता है? क्या कोई राह चलता हुआ व्यक्ति किसी दुश्मनी में या ओवरटेक जैसी किसी घटना के बाद यह हिम्मत दिखा सकता है? या किसी भी स्थिति में क्या कोई भी चंद्रनाथ रथ जैसे ताकतवर व्यक्ति पर गोली चला सकता था? नहीं, ये बिल्कुल संभव नहीं है। उनकी गाड़ी अगर आप देखेंगे तो उसमें विधानसभा का पोस्टर लगा हुआ था। यहीं से यह सवाल खड़ा होता है कि अगर विधानसभा का पोस्टर देख करके लोग सड़क पर अपनी गाड़ियां किनारे कर लेते हैं, तो किसने अपनी पिस्तौल का मुंह उस तरफ करने की हिम्मत की? सवाल यहीं से होता है और जवाब यहीं से होता है। तो इन सवाल का जवाब आपको पिछले 15 वर्षों में ममता बनर्जी के द्वारा चलाई गई सरकार के कार्य व्यवहार में देखने को मिलेगा। आपको हत्या का पैटर्न देखना होगा। टीएमसी की सरकार के दौरान सैकड़ों ऐसे भाजपा कार्यकर्ताओं और भाजपा से जुड़े लोगों को मारा गया जिन्होंने टीएमसी की मुखालफत की। उसके लिए अवैध हथियार और आरोपों के मुताबिक अवैध घुसपैठियों तक का इस्तेमाल किया गया, जो भारत बांग्लादेश की खुली सीमा से भारत में घुसते, कत्ल करते और वापस बांग्लादेश जाकर सुकून की जिंदगी जीने लगते। और आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक जहां पर चंद्रनाथ रथ का कत्ल किया गया वो बांग्लादेश बॉर्डर से महज 2 घंटे की दूरी पर जगह स्थित है। और आज तक ने तो चश्मदीद के हवाले से यहां तक लिखा है कि चंद्रनाथ का कत्ल करने के बाद कातिल बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ भागे भी थे। नॉर्थ 24 परगना जिले को अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश के साथ वो सिर्फ ना बॉर्डर शेयर करता है, बल्कि कई बार एनआईए और केंद्रीय एजेंसियों ने जब रेड की तो वहां से अवैध घुसपैठिए पकड़े जाते हैं, वहां नकली आधार कार्ड बनाने का पूरा नेटवर्क पकड़ा जाता है। तो इस बात से समझ सकते हैं कि नॉर्थ 24 परगना अपने आप में इस तरह के अपराध के लिए कितनी मुफीद जगह है। सवाल यहां तक खड़ा किया जा रहा है कि क्या टीएमसी की सत्ता के समय जो स्लीपर सेल का नेटवर्क तैयार हुआ था, आज जब टीएमसी सत्ता से जा रही है, जिसे वो किसी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहती है, तो क्या वो आखिरी दम तक जोर लगाना चाह रही है? क्योंकि इस घटना को अंजाम देने में 9mm की जिस ग्लॉक पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया है वो भारत में प्रतिबंधित बोर है। और बंगाल इस तरह के ही अवैध हथियारों की क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग का सबसे बड़ा केंद्र है, और जिसके ऊपर बिना किसी शक के कहा जा सकता है कि इस पूरे नेटवर्क पर पिछले 15 वर्षों से सत्ता में काबिज रही टीएमसी का ही सारा का सारा कंट्रोल था। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने भी इसी ओर संकेत करते हुए कहा कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को उनके गुंडों के साथ तत्काल गिरफ्तार करके पूछताछ की जानी चाहिए। ये लोग अराजकता फैलाने की योजना बना रहे हैं। ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है, इसके लिए पैसा आईएसआई के हवाला चैनलों के माध्यम से आ रहा है। इस घटना को तृणमूल के गुर्गों के द्वारा अंजाम दिया गया है, जिनकी चुनावों से बहुत पहले सीमा पार से तस्करी की गई थी, और अब उस स्लीपर सेल को उनके आकाओं के द्वारा सक्रिय कर दिया गया है।
और इस बात पर यकीन इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आप देखेंगे तो जिस इंटेंसिटी का वायलेंस पश्चिम बंगाल में विधानसभा, लोकसभा, पंचायती चुनावों के वक्त में देखने को मिलता है और उसके बाद गुनहगार कभी नहीं पकड़े जाते हैं, उससे यह बात और अधिक स्पष्ट हो जाती है कि यह कोई सामान्य अपराध का कार्टेल नहीं है, ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का ही एक और डाइल्यूटेड स्वरूप है। रथ की हत्या के बाद कल ही रात बशीरहाट में भाजपा कार्यकर्ता रोहित रॉय के ऊपर फायरिंग की गई। आज पानीहाटी विधानसभा में एक बम ब्लास्ट किया गया जिसमें कम से कम 5 भाजपा कार्यकर्ता घायल हुए हैं और इसके अलावा बीते अगर 3 दिनों में देखेंगे तो कम से कम 5 भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या की गई। और यह सब कुछ कौन करवा रहा है और क्यों करवा रहा है, इसको समझने के लिए किसी विषय विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है। इन सभी घटनाओं को जोड़कर अगर एक बार में कोई समझने की कोशिश करे तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह छटपटाहट ही बाहर निकलकर सामने आ रही है जो सत्ता गंवाने के डर से ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने तो नतीजों से पहले ही दिखाना शुरू कर दिया था। তাদেরকে বলবো রথটা সযত্নে রাখবেন, তার কারণ উল্টো রথ করে আবার এখানেই ফিরে যেতে হবে। अब बात यह है कि अगर शांति चाहिए, अगर इस कत्लेआम की श्रृंखला को रोकना है तो केंद्रीय एजेंसियों को पैन स्टेट एक क्रैकडाउन ऑपरेशन चलाना होगा। जिस तरह से अप्रैल के महीने में नक्सलियों ने हथियार तो डाल दिए थे लेकिन उनकी बिछाई हुई लैंडमाइंस को आज तक खोदकर निकाला जा रहा है, उसी तरह से 4 मई को ममता बनर्जी तो हार गई लेकिन जो टेरर का नेटवर्क पूरे प्रदेश में फैलाया गया था वो इतना जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। और आज एक पूरा वर्ग पश्चिम बंगाल की इस सत्ता को गंवाने के बाद छटपटा रहा है। उसके अपराधों का कोई संरक्षक नहीं रह गया है, उसके आतंक का कोई संरक्षक नहीं रह गया है। और हमें इस घटना में बगल के मुल्क बांग्लादेश के रोल को भी ध्यान से देखने की जरूरत है क्योंकि बांग्लादेश के पत्रकार सलाउद्दीन शोएब चौधरी ने आज ही जिन बातों का जिक्र किया है वो और ज्यादा खतरनाक प्लॉट को दिखाता है। उनके मुताबिक 9 मई को पश्चिम बंगाल में जो शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है उसके पहले आईएसआई और लश्कर का कुछ खतरनाक प्लान है। 8 मई को पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर सैयद मोहसिन रजा नकवी बांग्लादेश के सरकारी विमान से एक बड़े डेलीगेशन के साथ जिसमें आईएसआई के लोग शामिल हैं बांग्लादेश आ रहा है। कम से कम 5 एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट्स उसके साथ आ रहे हैं और वो भारत बांग्लादेश की सीमा पर मौजूद एक इलाके में जाएंगे जहां से वो भारत की सीमा में घुसने की योजना बना रहे हैं और आगे चल करके किसी तरह से भारत में एक लंबा अनरेस्ट क्रिएट करने की साजिश रच रहे हैं। और ये सारी इंफॉर्मेशन चंद्रनाथ रथ की हत्या के समय ही निकलकर सामने आ रही है, इसलिए बहुत गंभीर हो जाती हैं सारी बातें क्योंकि चंद्रनाथ रथ की हत्या के बाद जो कातिल हैं चश्मदीदों के मुताबिक, आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक, वो सभी बांग्लादेश की सीमा की तरफ ही भागे हैं। हालांकि भारतीय एजेंसियों को यह सब कुछ हमारे पास तक आने से पहले पता चल चुका होगा और वो इन घटनाओं को घटित होने से पहले रोक भी देंगे, लेकिन इंटेलिजेंस में जैसा कहते हैं कि उन्हें सिर्फ एक बार सफल होना होता है और हमें हर बार। आपको याद होगा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत के बाद बांग्लादेश के होम मिनिस्टर ने बयान दिया था कि अब पश्चिम बंगाल में सत्ता बदली है तो हमें डर है कि कहीं भारत अपने ऑपरेशन पुशबैक को और तेजी से फिर से ना बढ़ाने लगे। अब समझिए पुशबैक से डर इसलिए है क्योंकि इसमें सबसे पहले वैसे ही एलिमेंट्स को निकालकर बाहर फेंका जाएगा जो बांग्लादेश से आकर के टीएमसी के राज में यहां बसे और आज आतंक फैला रहे हैं। और ऊपर जितनी ही बातें मैंने बताई है उनको अगर जोड़ करके देखें तो यही बातें समझ में आती हैं कि पहला यह कि रथ की हत्या एक बेहद सुनियोजित ढंग से की गई है और यह हमला सिर्फ रथ की हत्या के इरादे से नहीं किया गया था बल्कि इसके जरिए सीधे ममता बनर्जी से टक्कर लेने वाले शुवेंदु अधिकारी को डराने की कोशिश के तौर पर था। दूसरा यह कि बात इसी घटना से खत्म नहीं होने वाली है। जो एविडेंस और इशारे निकलकर सामने आ रहे हैं वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि योजना पूरे पश्चिम बंगाल के खिलाफ है और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देकर अशांति और अराजकता फैलाने की मंशा है। और तीसरा, जिस तरह से सेंट्रल फोर्सेस की तारीफ हो रही है, पूरे चुनावों को शांतिपूर्वक ढंग से निपटा देने की उस पूरी व्यवस्था की तारीफ हो रही है, उस पूरी व्यवस्था की साख पर बट्टा लगाने की योजना के तहत इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है जिससे सीधे तौर पर उस सुरक्षा के एनवायरमेंट पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जा सके और कहा जा सके देखो भाजपा की सरकार आते ही पश्चिम बंगाल पूरा जल उठा है। चौथा कि 15 वर्षों में जो अपराध और आतंक का जाल बना है वो इतना जल्दी कमजोर नहीं होने वाला है। अगले 6 महीनों तक जिस तरह से एसआईआर के जरिए फर्जी वोटरों को बाहर निकाला गया उसी तरह से पैन स्टेट क्रैकडाउन करके उन एंटी सोशल और एंटी इंडिया एलिमेंट्स को एलिमिनेट किए जाने की आवश्यकता है। और पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण है इस पूरी घटना को समझते हुए इस बात को समझना होगा कि यह सब कुछ जो हो रहा है उसका सबसे बड़ा निशाना अगर कोई है तो वो शुवेंदु अधिकारी ही है क्योंकि ममता बनर्जी के अहंकार और तिलिस्म दोनों को उन्होंने तोड़ा है। अहंकार यह था कि मुझे कोई हरा नहीं सकता है और तिलिस्म यह था कि मैं ही सबसे ताकतवर हूं।
शुभेंदु ने दोनों को एक साथ तोड़ा। पहले 2021 में नंदीग्राम से हराया, फिर 2026 में भवानीपुर से हराया और कह करके हराया। शुभेंदु अधिकारी पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने बैक टू बैक एक मुख्यमंत्री को विधानसभा चुनावों में हराया है। मुझे नहीं लगता कि देश में ऐसा और कोई मुख्यमंत्री होगा जो इतनी लंबी सत्ता संभाला हो और लगातार अपनी मजबूत विधानसभा सीटों से लगातार 2 बार विधानसभा चुनाव हारा। और इस बात को भी समझना होगा कि आज जब भाजपा जीती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के पूरे संगठन के बाद इस पूरी जीत का सबसे बड़ा कोई नायक, सबसे बड़ा कोई हीरो है जिसने उस स्ट्रीट पॉलिटिक्स में ममता को टक्कर दी है, बल्कि टक्कर नहीं दी है बल्कि हरा दिया है, तो वो शुभेंदु अधिकारी हैं। उनके पीए को मारना स्पष्ट रूप से दिखाता है कि यह एक खून से भरा खत है शुभेंदु के लिए कि अभी भी लड़ना बंद कर दो। लेकिन शुभेंदु अधिकारी किसी भी हाल में झुकने को तैयार नहीं है। हम सभी को यह समझना होगा कि पश्चिम बंगाल को पिछले 15 वर्षों में ऐसे एंटी इंडिया एलिमेंट्स के लिए सेफ हेवन बनाने का काम ममता बनर्जी की सत्ता ने किया था। और आज जब उस पूरे नेटवर्क को डर लग रहा है कि यहां हमारी जड़ में तेजाब पड़ने वाला है, कि न सिर्फ बंगाल बल्कि पूरे भारत में जो टेरर के डाइल्यूटेड फॉर्म में सुनियोजित अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है, उसके ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, अब कहानी खत्म होने वाली है। तो इस तरह की घटनाओं के जरिए खुद को किसी भी कीमत पर बचाने और अपनी मंशा को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप पूरे चुनाव को अगर फॉलो करेंगे तो देखेंगे कि जो आज घटना हो रही है उसकी स्क्रिप्ट बीते 1 महीने से लिखी जा रही थी लगातार। चाहे वो रथ की बात करें अगर हम, तो अभिषेक बनर्जी के द्वारा उनको धमकी दी जा रही थी, अभिषेक बनर्जी के द्वारा सीधे देश के गृह मंत्री को धमकी दी जा रही थी, अभिषेक बनर्जी के द्वारा सीधे इंडियन स्टेट को चैलेंज किया जा रहा था कि डायमंड हार्बर आकर के दिखाइए। और जब वो चीजें घटित हो चुकी हैं, वो हाथ मल रहे हैं बैठ करके, तो आखिरी में उनके पास जितनी फुलझड़ियां बची हैं उनको ब्लास्ट करवाने की, उनको फेंकने की कोशिश की जा रही है। अब सवाल यह है कि जो दूसरा इसका एस्पेक्ट है, बांग्लादेश नेटवर्क का एस्पेक्ट है, उससे जुड़ाव का जो एस्पेक्ट है वो कहां तक जाता है, और अगर ऐसा है तो वो कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा शायद हम और आप अभी लगा भी नहीं सकते हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं कि केंद्रीय एजेंसियां, केंद्र सरकार और जो पूरी व्यवस्था आप सत्ता परिवर्तन की बात कर रही थी, पश्चिम बंगाल के परिवर्तन की बात कर रही थी, जो बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेशन था उसको रोक करके एक नए पश्चिम बंगाल को बनाने की बात कर रही थी, उस तरफ चीजें आगे बढ़ें और इन तमाम गुनहगारों को वो सजा मिले जिससे उनकी आने वाली पीढ़ियां भी इस तरह के किसी गुनाह को करने की हिमाकत न कर सके। फिलहाल की वीडियो में इतना ही। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। आप इंडिया देख रहे थे। धन्यवाद।